नमस्कार, शाम के 7 बज चुके हैं। शंखनाद में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। आज गुरु पूर्णिमा के मौके पर चंद्र ग्रहण का अद्भुत संयोग बना है। भारत में चंद्र ग्रहण खत्म हो गया है। हालांकि दुनिया के कई हिस्सों में अभी भी ग्रहण की तस्वीरें सामने आ रही हैं। ग्रहण खत्म होने के साथ ही साथ लोग स्नान करने घाटों पर पहुंच रहे हैं, वहीं मंदिरों के पट भी खोले जा रहे हैं। ये 4 अलग अलग तस्वीरें गुवाहाटी, गंगासागर, वाराणसी और प्रयागराज की आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ अद्भुत चंद्र ग्रहण की ये तस्वीरें, हालांकि दूसरी तरफ जो लोग भरोसा करते हैं उनके मन में डर का माहौल भी था कि कहीं ये ग्रहण उनकी जिंदगी पर किसी भी तरह का ग्रहण नहीं लगाए। लेकिन ये जो खगोलीय घटना हुई है इसका समापन हो चुका है। लेकिन पूर्ण चंद्र ग्रहण देश के पूर्वी हिस्सों में पड़ा, आंशिक चंद्र ग्रहण देश के अलग अलग बाकी हिस्सों में पड़ा, जिसका अब समापन हो चुका है। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। तस्वीरों के जरिए आप देखिए, वाराणसी में एक तरफ जहां आसमान में आधा चांद नजर आ रहा था ग्रहण के दौरान, उसी समय आपको बता दें गंगा आरती रोकी गई थी। लेकिन गंगा में डुबकी लगाने वालों की लाखों की तादाद में वहां पर संख्या जो अभी भी वैसे ही मौजूद है। और अब चंद्र ग्रहण के समापन के साथ ही गंगा आरती भी वहां पर की गई। पट खोले जा रहे हैं, मंत्रोच्चारण के साथ ही शुद्धिकरण किया जा रहा है अलग अलग मंदिरों का। अलग अलग हिस्सों से हमारे कई सहयोगी हमारे साथ जुड़ेंगे। समर्थ श्रीवास्तव हमारे साथ दिखाई दे रहे हैं, प्रयागराज में आप मौजूद हैं। हमारे साथ तेजश्री भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रही हैं। वृंदावन से वो मौजूद हैं और श्वेता झा हरिद्वार से मौजूद है। सबसे पहले श्वेता, आपका ही रुख करते हुए, हरिद्वार में आपकी मौजूदगी है। अब तो समापन हो चुका है चंद्र ग्रहण का। इसके बाद अब किस तरह से मंदिरों के कपाट खोले जा रहे हैं, कैसे पूजा पाठ, अब आगे क्या कुछ हो रहा है, जरा बताइए इसके बारे में। बिल्कुल, तो मैं चित्रा आपको बता दूं कि देखिए मंदिरों के कपाट खुल चुके हैं। मां गंगा के सीधे आपको मैं दर्शन करवाती हूँ और तमाम आज तक के दर्शकों को भी दर्शन करवाती हूँ। चंद्र ग्रहण के बाद सीधे हर की पैड़ी से मां गंगा के आप दर्शन करिए। साथ में लक्ष्मी नारायण भी हैं, उनके भी आप दर्शन करिए। और आपको हम बता दें, यहाँ श्री विष्णु के पद चिन्ह हैं जिन्हें हम स्मरण करते हैं, ध्यान करते हैं। और आज के दिन यहाँ आकर के पुण्य कमाने का आपको मौका मिलता है, तो इसलिए हर कोई ये चाहता है कि यहाँ पर वो आए और यहाँ अपने इष्ट देव को साक्षी मानकर उनकी आराधना करके जो भी उनके मन में कामना है वो करे। क्योंकि कहते हैं ये पावन भूमि इस देव नगरी में, खास करके जब आप हर की पैड़ी पर ब्रह्म कुंड में आकर स्नान करते हैं, तो वैसे ही आपकी हर मुराद, आपकी जो भी तमन्ना है, आपकी जो भी चाहत है, वो सब कुछ पूरी होती है। आज का दिन हर मायने में खास था। कार्तिक पूर्णिमा के स्नान के साथ साथ आज इस साल का आखिरी चंद्र ग्रहण था जो कि खत्म हो चुका है। और अब यहाँ पर आपको मैं बता दूं, थोड़ी ही देर में गंगा आरती शुरू होने वाली है मंदिरों में पूजा होने के बाद। क्योंकि अभी अभी मंदिरों में बाकायदा यहाँ पर गंगा जल ला करके पहले इस पूरे इलाके को आपको बता दें पवित्र किया गया, शुद्धिकरण किया गया और उसके बाद यहाँ पर आरती हुई है। इस हर की पैड़ी की अगर मैं बात करूं तो लगभग 12 मंदिर इस हर की पैड़ी पर मौजूद हैं। और अपने कैमरामैन को मैं कहूंगी अगर वो दिखाएं जरा तस्वीरें, तो देखिए यहाँ आस्था का सैलाब इतना है कि पैर रखने तक की यहाँ जगह अभी नहीं मिल रही है। लेकिन बार बार अपील किया जा रहा है, लोगों से कहा जा रहा है कि आप नीचे का जो घाट है उसे खाली कर दे, क्योंकि अब गंगा आरती यहाँ पर शुरू होने वाली है। माँ गंगा की आराधना यहाँ पर होगी। वैसे भी जैसे ही चंद्र ग्रहण खत्म हुआ, देखिए चंद्रमा की तस्वीरें भी मैं आपको अब दिखा देती हूँ, जो कि आपसे कुछ समय पहले मुश्किल हो रहा था। लेकिन आपको मैं हरिद्वार के इस हर की पैड़ी से चंद्र ग्रहण के बाद चंद्रमा की ये तस्वीरें दिखा रही हूँ, जो कि साफ तौर पर हमें दिख रहा है। देखिए वैज्ञानिक इसे अपने तरीके से परिभाषित करते हैं, उनके लिए ये भौगोलिक एक घटना मात्र है जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाता है। लेकिन आध्यात्म का कुछ और ही नाता है, आध्यात्म का कुछ और ही कहना है। हमारे शास्त्रों में सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, इन तमाम चीजों को लेकर बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कि वर्णित है और कही गई है। उससे जुड़ी मान्यताएं भी बहुत ज्यादा है। यहाँ पर पुजारी जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। पुजारी जी ये बताइए कि अभी मैं देख रही हूँ कि हर कोई आ रहा है यहाँ पर पूजा करने के लिए, लेकिन क्या वो गंगा स्नान से पहले नहीं आ सकता? गंगा स्नान मतलब ग्रहण के बाद ही गंगा स्नान होता है। उससे पहले 3 घंटा पहले, मतलब जो 12 घंटा पहले जो है छूत लग जाती है और छूत के बाद ही जो है लोग गंगा स्नान करते हैं। तो पहले गंगा स्नान, उसके बाद यहाँ आकर के भगवान की आराधना और अब
मां गंगा की भव्य आरती के लिए देखिए ये जो दीपक है तैयार किया जा रहा है। लगभग इसमें 51 बत्तियां लगाई गई हैं और उसके बाद मां गंगा की भव्य आरती की जाएगी थोड़ी ही देर में। चित्रा, जैसे ही मां गंगा की आरती शुरू होगी वैसे ही मैं फौरन आपके पास आऊंगी। ये अद्भुत तस्वीरें आप देखिए। आपको बता दें, पूजा पाठ उसको रोक दिया गया था, मंदिरों के कपाट बंद कर दिए गए थे, लेकिन अब चंद्रग्रहण खत्म होने के बाद कपाट खोले गए और श्वेता झा हमें तस्वीरें दिखा रही थी किस तरह से कितने सुंदर तरीके से वहां पर आरती की तैयारी चल रही है। सीधे रुक कर लेते हैं समर्थ श्रीवास्तव का, प्रयागराज से हमारे साथ मौजूद है। समर्थ, आपके पीछे तो अब अंधेरा नजर आ रहा है, लेकिन गंगा में डुबकी लगाने वालों की तादाद भी हमें दिखाई दे रही है। वहां पर चंद्रग्रहण खत्म होने के बाद अब चंदा मामा कैसे नजर आ रहे हैं? अगर आप दर्शन करा पाए, तस्वीरें दिखा पाए। बिल्कुल चित्रा, मेरी मौजूदगी इस वक्त संगम नगरी में है और मेरे पीछे लगातार शंखनाद हो रहा है और क्यों ना हो, चंद्र ग्रहण खत्म हो चुका है। पहली तस्वीर में दिखाऊंगा चांद की, जो आप देखेंगी चंदा मामा की हमने कहा सामने देखिए किस तरह से मुस्कुरा रहे हैं। वापस ग्रहण के बाद पूर्ण चंद्रमा आपको यहाँ प्रयागराज में नजर आ रहा है। जो कैमरामैन संजय दिखा रहे हैं आपको तस्वीरें, अभी कुछ देर पहले 6:19 तक ग्रहण का समय था और यही चांद पूरा लाल रंग का आधा आधा दिखाई पड़ रहा था, जो कि आंशिक यहाँ पर चंद्र ग्रहण लगा था। पर अब ये चांद आपको टीवी स्क्रीन पर पूरा नजर आ रहा होगा, यानी कि प्रयागराज में संगम नगरी में चंद्र ग्रहण खत्म हो चुका है। और जैसे ही चंद्र ग्रहण खत्म हुआ, आप देखेंगे यहाँ पर मैं चाहूंगी जरा चंदा मामा की तस्वीरें एक बार फिर से दिखाइए। देखिए, किसी की जिंदगी में अगर एक बुरा वक्त आता है और उसके बाद उसको बड़ी कामयाबी और सफलता मिल जाती है तो चेहरा कितना खिला हुआ होता है। चंदा मामा की प्रयागराज से जो तस्वीरें आ रही हैं, कम से कम उनको देखकर यही एहसास हो रहा है। मुस्कुराते हुए चंदा मामा दिखाई दे रहे हैं। एक बार फिर से समर्थ, अगर आप दिखा पाए चांद किस तरह से खिला हुआ है आसमान में, जिस पर कुछ देर पहले तक ग्रहण लगा हुआ था। बिल्कुल, मैं दिखाता हूं आपको चांद, एक बार फिर से मैं दिखाता हूं और आप देखेंगी कि किस तरह से 6:19 का मैंने समय बताया, लगभग 40 मिनट पहले तक ये चांद आधा था, यानी कि आंशिक चंद्र ग्रहण था और लाल रंग की भंगिमा ऊपर से थी। पर जैसे ही चंद्र ग्रहण 6:19 का जो प्रयागराज का समय था, यानी कि लगभग 5:14 से शुरू हुआ और 6:19 तक चला, उसके बाद आप देख सकते हैं शीतलता के लिए जाना जाता है चंद्रमा। और जो भाव भंगिमा इस वक्त चंद्रमा की दिख रही है, एक और अंधेरा और उसके बीच से चंद्रमा की रोशनी आती हुई, और ये प्रकाश बताता है कि इस साल के ग्रहणों का अंत हो गया है, क्योंकि ये इस साल का आखिरी ग्रहण था। आपको याद होगा दिवाली के अगले ही दिन सूर्य ग्रहण पड़ा था और उसके ठीक लगभग 15 दिन बाद चंद्र ग्रहण पड़ा। तो ये हालांकि अशुभ संकेत होते हैं, जो हमें ज्योतिषियों ने बताया, महंतों ने बताया। पर फिलहाल जो तस्वीरें हैं वो मुस्कुराने वाली हैं, वो खुश करने वाली हैं, क्योंकि चंदा मामा जिस तरह से आसमान में दमक रहे हैं, चमक रहे हैं प्रयागराज की देवभूमि में, तो आप समझ सकती हैं कि यहाँ की जनता में हर्ष और उल्लास किस लेवल का है, किस तरह वो लोग खुशी मना रहे हैं। यहाँ हजारों की संख्या में लोग आए हैं, डुबकियां लगा रहे हैं। मैं लौटूंगी आपके पास, ये महत्वपूर्ण बातें। और देखिए, चांद देवता की जिस तरह की मुस्कुराती हुई तस्वीरें प्रयागराज से सामने आई हैं, वो अपने आप में अद्भुत है। थोड़ी देर पहले जीवन कैसा था चंदा मामा का और थोड़ी देर के बाद जिंदगी कैसे हो गई, आम लोगों के जीवन में भी इसका असर पड़ता है और इसी वजह से ये तस्वीरें महत्वपूर्ण हो जाती हैं। तेजश्री हमारे साथ जुड़ चुकी हैं वृंदावन से, भगवान कृष्ण और राधा की नगरी से। तेजश्री, आप किस तरह की तस्वीरें दिखाएंगी? मैं देख रही हूँ आपके पीछे पूजा पाठ आरती चल रही है, जरा वो तस्वीरें पहुंचाएं हमारे दर्शकों तक आप। जी बिल्कुल, मेरी मौजूदगी इस वक्त मथुरा के 25 घाटों में सबसे महत्वपूर्ण घाट विश्राम घाट पर है। सीधी तस्वीर आपको दिखाते हैं, यहाँ पर महाआरती का आयोजन इस वक्त किया जा रहा है, आरती चल रही है। और देखिए यहाँ पर 4 से 5 आपको पुजारी नजर आएंगे, जो इस वक्त जो है यमुना जी की आरती करते हुए नजर आ रहे हैं। हजारों की तादाद में भक्त यहाँ पर मौजूद है और इसी तरह से भक्ति भाव का सैलाब आपको यहाँ पर नजर आएगा। एक बार फिर से तस्वीरों को सीधे हम हमारे दर्शकों को दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर चंद्र ग्रहण जब खत्म हुआ, सूतक जब खत्म हुआ, अब उसके बाद किस तरह से भव्य आरती का नजर आए। आस्था में डुबकी लगाने के बाद लोग यहाँ पर आए, उसके बाद यहाँ पर मंदिर के पट खोले गए। मंदिर के पट खोलने के बाद यहाँ पर गंगा जल का छिड़काव किया गया और अब यहाँ पर ये महाआरती का ये
भव्य नजारा देखिए। खास बात आपको एक और बता दूं चित्रा कि इस वक्त यहाँ पर बहुत ही तेज बारिश हो रही है और इस बारिश के बीच एक तरफ आपको यमुना जी नजर आती है, यहाँ पर भक्तों की भीड़ नजर आती है, सैलाब नजर आता है और चंद्र ग्रहण के बाद यहाँ पर ये पवित्र नजारा नजर आता है जहाँ पर ये आरती भी हो रही है। और देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि हम बात करें चंद्र ग्रहण, बहुत शुक्रिया तेजश्री आपका, समर्थ आपका, श्वेता झा आपका हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। चंद्र ग्रहण का समापन हो चुका है और अब मंदिरों के कपाट खुल चुके हैं, पूजा पाठ की शुरुआत हो चुकी है। दिनचर्या सामान्य तौर पर अब आगे की ओर बढ़ती हुई इस शाम के वक्त में आगे बढ़ते हुए अब धर्म के बाद रुख कर लेते हैं जरा राजनीतिक गलियारों का। गुजरात चुनाव में जनसभा के लिए कल ओवैसी सूरत पहुंचे तो उनके सूरत पहुंचने से पहले ही बवाल खड़ा हो गया। AIMIM के नेताओं ने दावा किया कि वंदे भारत ट्रेन में ओवैसी के कोच को निशाना बनाकर पत्थर चलाया गया। ओवैसी की पार्टी के नेता वारिस पठान ने इस दावे के साथ कुछ तस्वीरें भी साझा की, जिसके बाद सियासत गर्मा गई है। लेकिन GRP ने जब इसकी जांच की तो कुछ और ही बात तथ्य निकलकर सामने आई। ये रिपोर्ट देखिए। कांच आता है और ट्रेन का कांच क्रैक कर देता है पूरी तरह से। हक की आवाज ना कभी रुकी है ना रुकेगी और इंशाअल्लाह ना कभी रुकेगी। गुजरात में ओवैसी के चुनावी सफर के बीच वंदे भारत ट्रेन के शीशे पर पत्थर का मुद्दा छा गया। पत्थरबाजी का आरोप गुजरात की सियासत को गर्मा गया। ये तस्वीरें वंदे भारत ट्रेन के भीतर की हैं, जिसमें असदुद्दीन ओवैसी अपनी पार्टी के नेताओं के साथ अहमदाबाद से सूरत तक का सफर कर रहे थे। दावा है कि सूरत पहुंचने से पहले पत्थर से ओवैसी की बोगी के शीशे को निशाना बनाया गया। ओवैसी को चुनाव प्रचार से रोकने के लिए पत्थरबाजी वाला कदम उठाया गया। AIMIM नेता सूरत पहुंचे तो चुनावी मंच से वारिस पठान ने इसका जिक्र किया और हमले का दावा करके विरोधियों पर निशाना साध दिया। अरे मोदी जी, ये क्या हो रहा है? कभी वंदे भारत के सामने जानवर आ जाते हैं। और सुनिए, आज सूरत पहुंचने को 22 से 25 किलोमीटर बाकी था, क्योंकि वो वंदे भारत में स्क्रीन लगाया हुआ है, उसमें दिखता है कितना किलोमीटर बाकी है, कब सूरत में पहुंचने वाली है ट्रेन। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब बैठे हुए हैं, साबिर काबुलीवाला साहब उनके पीछे है, मैं साइड में, वहां पर एक कांच आता है और ट्रेन का कांच क्रैक कर देता है पूरी तरह से। 10-15 सेकंड में किसी ने 2 पत्थर लगातार उठा के मार। ओवैसी साहब ट्रेवल कर रहे हैं ना, अरे तुम पत्थर मार लो मोदी जी, तुम आग बरसा दो मोदी जी, लेकिन ये हक की आवाज ना कभी रुकी है ना रुकेगी, ना इंशाअल्लाह ना कभी रुकेगी। वारिस पठान इस घटना को हक की आवाज दबाने की कोशिश बता रहे हैं। गुजरात में चुनावी संग्राम के बीच इसे मुद्दा बना रहे हैं। देखिए इतने सारे तो पिक्चर्स में आपको दिखाई रहा हूँ सब। कार्रवाई करनी चाहिए सरकार। आप इसकी शिकायत कराएंगे रेलवे? बिल्कुल करवाएंगे, और रेलवे को खुद संज्ञान लेना चाहिए ना। उनका कांच फूटा है तो करेंगे कि नहीं? क्या संज्ञान नहीं लेंगे? मार दिया, इतना फोर्सफुली पत्थर आप मार देते हो। बहरहाल हक और इंसाफ की आवाज को दबाने की तो हमेशा से कोशिश की गई है, मगर दबी नहीं है ओवैसी साहब की आवाज। अब ये लोग क्या समझते हैं, ओवैसी साहब वो शख्सियत है जो यूपी के अंदर गोलियां चल गई उनके ऊपर, वो नहीं रुके। हालांकि इन आरोपों की रेलवे ने जांच की तो वारिस पठान के हर दावों पर सवाल उठा दिया। पत्थरबाजी से इनकार कर पूरी घटना को एक हादसा बता दिया। तहकीकात करने पर यह पता चला है कि अंकलेश्वर और भरूच के बीच में रेलवे अथॉरिटीज़ द्वारा ट्रैक पर मरम्मत का काम चल रहा है। पिछले 2-3 दिनों से काम चल रहा है। इस काम में जो मेटल और ट्रैक का रिपेयरिंग के काम के दौरान ऐसी संभावना रहती है, ऐसा रेलवे अथॉरिटीज़ द्वारा क्लेरिफाई किया गया है कि मेटल पार्ट्स या तो पत्थर उछलने के बनाव बनते हैं। रेलवे के अधिकारी इस बात पर भी सवाल उठा रहे हैं कि पत्थरबाजी हुई
तो ओवैसी या उनकी पार्टी के नेताओं ने शिकायत क्यों नहीं दर्ज कराई? सूरत स्टेशन पर उतरने पर भी FIR क्यों नहीं दर्ज कराई? सांसद श्री या उनके साथ ट्रैवल कर रहे दूसरे साथी मेंबर्स के द्वारा हमको बताने में नहीं आई और वो सूरत स्टेशन पे उतरने के बाद भी इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई। रेलवे के जवाब के बाद AIMIM नेताओं की पत्थरबाजी वाले दावों पर सवाल उठा रहे हैं। कुछ लोग इसे यूपी चुनाव से पहले ओवैसी पर हुए हमले से भी जोड़ रहे हैं। इसी साल जब फरवरी में यूपी में चुनावी बिगुल बजा था, तब दिल्ली से सटे छिजारसी टोल प्लाजा पर ओवैसी पर हमले की कोशिश हुई थी। ये तस्वीर उसी हमले की है। हमलावर 3-4 राउंड फायर कर हथियार छोड़ भाग गए थे। सुनिए उस हमले पर ओवैसी ने तब क्या कहा था। आखिर ये कौन लोग हैं जो गोली पर भरोसा करते हैं, बैलेट पर नहीं करते? आखिर ये कौन लोग हैं जो इतना रेडिकलाइज हो चुके हैं कि इनको इस संविधान पर एतमाद नहीं रहा, उनको अंबेडकर के बनाए हुए संविधान के खिलाफ हैं, जो इतनी नफरत पैदा करते हैं? आखिर ये कौन लोग हैं? और अगर इस तरह से अगर राजनीति आगे बढ़ेगी कि टोल गेट पर गाड़ी रुकती है और 4 राउंड गोलियां चलाई जाती हैं, आखिर इन नौजवानों को ये कैसे रेडिकलाइज हुए? अब गुजरात चुनाव की सरगर्मी अब पत्थरबाजी के आरोपों तक पहुंच गई। रेलवे की सफाई के बाद भी इस मुद्दे पर नई सियासी लड़ाई छिड़ गई। संजय सिंह राठौड़, सूरत, आज तक। यहां तो ये सियासी लड़ाई जारी है, लेकिन महाराष्ट्र में हर हर महादेव फिल्म पर सियासी बवाल मच गया। फिल्म रुकवाने के लिए कल एनसीपी नेता जितेंद्र आव्हाड ठाणे के एक थिएटर पहुंच गए। जितेंद्र ने थिएटर में हर हर महादेव फिल्म को जबरन बंद करवाया। इस विवाद में अब बीजेपी ने आव्हाड को गिरफ्तार करने की मांग शुरू कर दी है। इतिहास से छेड़छाड़ के आरोपों पर विवाद बढ़ गया है। ये तस्वीर ठाणे के विवियाना थिएटर की, जहां लोग हर हर महादेव फिल्म देखने आए, लेकिन जल्द ही खुद विरोध वाली सियासत का किरदार बन गए। फिल्म पर शुरू हुई जंग का शिकार बन गए। खुद एनसीपी नेता और पूर्व मंत्री जितेंद्र आव्हाड लोगों को बाहर भेजते नजर आए। जब कुछ लोगों ने इसका विरोध किया तो एनसीपी कार्यकर्ता मारपीट पर उतर आए। के साथ बहुत सारी भीड़ थी। शो बंद होने के बाद हम लोग सब नीचे उतरे तो पूरा थिएटर 50% ऑक्यूपाइड था। उधर भी मॉब था। हम लोग ने जेन्युइन रिक्वेस्ट की मॉल अथॉरिटी से, क्या भाई हमें हमारा पैसा रिफंड दो। तो वो बात पे कुछ कार्यकर्ता इतने वायलेंट हो गए जो मेरे ऊपर, मेरे मिसेस के ऊपर मारने के लिए आए। तो एक सेल्फ डिफेंस करने के लिए मैंने वो सब हो चुका है जो क्लिप में घूम रहा है, क्या हुआ है वो। जितेंद्र आव्हाड ने थिएटर में हर हर महादेव फिल्म को जबरन बंद करवा दिया। फिल्म में मराठा इतिहास से छेड़छाड़ का आरोप लगा दिया। ये चित्रपट जो बताया जा रहा है उसमें पूरे इतिहास का विद्रूपीकरण किया है, जो शिवाजी महाराज के निजी जिंदगी में हुआ ही नहीं, जो इतिहास में कभी देखा ही नहीं, तो इतिहास में कोई संदर्भ ही नहीं। ऐसे चित्रपट आप इतिहास करके दिखाने लगोगे तो उसका धिक्कार होना ही चाहिए, और वो धिक्कार ऐसा ये चित्रपट महाराष्ट्र ने नहीं स्वीकारना चाहिए। आव्हाड के जाते ही एमएनएस के जिलाध्यक्ष अविनाश अपने समर्थकों के साथ पहुंचे और फिल्म को दोबारा शुरू कराया। एनसीपी पर मराठाओं को बांटने का आरोप लगाया। मैंने अभी तक 3 टॉकीज थिएटर बुक किए हैं, 250 की कैपेसिटी एक थिएटर की। अभी तक 3 थिएटर फुल होके इतनी लोग अभी और बाहर खड़े हैं, तो हम लोग सब शो जो बाकी के हैं वो बंद करके सिर्फ यही मूवी के शो लगाने को उनको रिक्वेस्ट करें, और अगले 10 मिनट में इधर दूसरा कोई भी मूवी नहीं लगेगा, सिर्फ हर हर महादेव के सब शो लगेंगे। आपने
देखा होगा तो पहले 2 टॉकीज, मतलब पहले 500 जो हम लोगों ने अंदर लोग भेजे वो सिर्फ लेडीज है। अभी भी आप देख रहे तो लेडीज लोग आ रही है। तो महिलाओं ने भी हमारे ऊपर विश्वास रखा है और उनको मालूम है मन से है तो कुछ नहीं होगा। उन्होंने वही पूछा कि बाजी प्रभु देशपांडे जी और छत्रपति शिवाजी महाराज इनके बीच में जो युद्ध का प्रसंग आपने जो ये है वो तो है नहीं। तो आपने बोला आपने पढ़ा नहीं है, क्योंकि हमको तो इतिहास इतना सा पढ़ाया गया है स्कूल में, लेकिन महासागर है छत्रपति शिवाजी महाराज का इतिहास। और उस महासागर में मैंने अगर कोई दूसरा आपको ये बता दिया और इसका मैंने प्रूफ्स भी सबमिट किए, मुझे वो एक आपने प्रूफ्स भी सबमिट किए थे? एब्सोल्युटली। सो अभी ये देखिए, ये किताब जो है ना, ऐसी 2-3 किताबें हैं, मैं आपको सिर्फ अभी के लिए एक दिखा रहा हूँ। ये है, ये केड़ुस्कर जी है, ये 1905 या 1906 में ये किताब लिखी गई है। ये इतनी बढ़िया किताब थी, इन्होंने अपने जीवन का समर्पण दिया ताकि महाराज के ऊपर ये किताब लिख सके। हालांकि हर हर महादेव के डायरेक्टर की सफाई के बावजूद फिल्म पर सियासत थमती नहीं दिख रही है। बीजेपी इसे हुड़दंग बताकर एक्शन की बात कह रही है। इसलिए महाराष्ट्र में जो संभाजी महाराज, जो छत्रपति संभाजी महाराज कोल्हापुर के, उन्होंने भी उसके ऊपर बयान किया था। ये महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के और देश के सामने हर हर महादेव के माध्यम से जो स्टोरी बताई गई है वो सच स्टोरी नहीं है।